सर, कॉफी। ओह, थैंक यू मिली। इस वक्त एक कॉफी की वाकई सख्त जरूरत महसूस कर रहा था। सर, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ मिली, हर केस के हिस्से की कुछ परेशानियां तो हमेशा परेशान करती हैं, और ये केस इतना उलझा हुआ है कि डोरी का कोई सिरा दिखाई नहीं दे रहा। समझ में नहीं आता क्या करूं, कहां से शुरू करूं। लगता है सर, मैं आपके लिए बहुत अनलकी साबित हुई हूं। इसमें तुम्हारा लकी या अनलकी होने का क्या सवाल है? जीत और हार तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, और सिक्का तो अभी उछाला गया है, और हार का यकीन तुमने अभी से कर लिया। मिली, सूरज बादलों के घेरे में जब आ जाता है तो रात नहीं हो जाती। हां, रात का गुमान जरूर होने लगता है। तुम आज से ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हो। आज से जीत की खुशियां भी मिलकर मनाएंगे, और हार का जश्न भी। थैंक यू सर। याद आया सर, वो पीपी इंद्रजीत मिस्टर दासगुप्ता को विटनेस के तौर पर बुलाने के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेगा, ऐसा मुझे पता चला है। नो कॉस्ट टू वरी, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। तुम एक काम करना, तुम उस औरत को कोर्ट खुलने से पहले वहां ले आना। इज इट ओके? यस सर। प्रोसीड मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। योर ऑनर, इससे पहले कि प्रोसिक्यूशन मिस्टर दासगुप्ता को विटनेस बॉक्स में बुला के क्रॉस एग्जामिन करे, मैं एक बार फिर अदालत की तवज्जो उस लीगैलिटी की तरफ दिलवाते हुए एक ऐसा गवाह पेश करना चाहता हूं योर ऑनर, जो इस हकीकत पर रोशनी डालेगा कि मिस्टर दीपक दासगुप्ता और मुलजिमा मीना की शादी लीगल और वैलिड है या नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील सफाई अदालत को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और फजूल बातों में अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यह इंसानी जिंदगी का सवाल है योर ऑनर, और अदालत के 5-10 मिनट किसी भी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं हो सकते। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप गवाह को पेश कर सकते हैं। आप इस गीता के ऊपर हाथ के कसम खाइए और कहिए, मैं जो भी कुछ कहूंगी सिर्फ सच कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आपका नाम? रुक्मिणी राजन। क्या आपकी शादी हो चुकी है? जी, 8 साल पहले। किसके साथ? राजन के साथ। कौन राजन? वही जिसका 19 नवंबर शुक्रवार की रात खून हुआ। मुझे आपके दुख का एहसास है और आपसे हमदर्दी भी, मगर अदालत की कार्रवाई पूरी करने के लिए बस एक सवाल और। पूछिए। राजन के साथ आपकी शादी का कोई सबूत, कोई गवाह? जी हाँ, ये रहा मेरा मैरिज सर्टिफिकेट और शादी के वक्त ली गई राजन और मेरी तस्वीर। योर ऑनर, मैं अदालत की तवज्जो उस नुक्ते की तरफ दिलवाना चाहता हूं कि अगर मकतूल राजन की शादी रुक्मणी देवी से 8 साल पहले हो चुकी थी, तो फिर मकतूल राजन की शादी मुलजिमा मीना के साथ इलीगल और इनवैलिड है, और अगर यह शादी इनवैलिड है तो फिर मिस्टर दासगुप्ता और मुलजिमा मीना की शादी 100% लीगल और वैलिड हुई। इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए योर ऑनर, किसी भी शौहर को अपनी पत्नी के खिलाफ विटनेस बॉक्स में नहीं बुलाया जा सकता। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत वकील सफाई के गवाह और जिरह को सही मानते हुए प्रोसिक्यूशन को मिस्टर दीपक दासगुप्ता को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत नहीं देती। योर ऑनर, मैं अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए वकील सफाई की दलील को मान लेता हूं, लेकिन इस औरत को मुजरिम साबित करने के लिए मुझे दीपक दासगुप्ता की गवाही की जरूरत ही नहीं है। अपने दूसरे पति को
नींद की गोलियां खिलाकर रात को चोरों की तरह अपने घर से बाहर निकलना, साइलेंसर लगाकर रिवॉल्वर को साथ ले जाना, मौका वारदात पर उस बिल्डिंग में नहीं योर ऑनर बल्कि उस फ्लोर पर होना, डोरबेल और दरवाजे पर मुलजिमा की उंगलियों के निशानात का पाया जाना, लिफ्टमैन का उन्हें अदालत में पहचानना, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और खुद मुलजिमा के रिवॉल्वर से चलाई गई गोलियों से मकतूल की हत्या का होना उन्हें अदालत में मुजरिम साबित करता है योर ऑनर। इसके बाद किसी शक या दलील की गुंजाइश ही नहीं रह जाती योर ऑनर। मेरी आपसे दरखास्त है कि इस औरत को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इसके अंजाम से दूसरों को इबरत हासिल हो। That's all, Your Honor. योर ऑनर, इट्स ऑलरेडी नियरिंग लंच आवर। अगर अदालत डिफेंस को अपनी कार्रवाई लंच के बाद शुरू करने की इजाजत दे तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। Request is granted. Court is adjourned for lunch. बेटे मोना, चलो खाना लग गया है। पापा मुझे भूख नहीं है। देखो बेटे, जिद नहीं करते। पापा आप समझते क्यों नहीं हैं? मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुम ये भूल रही हो कि तुम जेके की बेटी हो और तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। ये मेरा वादा है। हेलो, हाँ उन्हें भेज दो। साहब ये मेम साहब मिलने आई हैं। हेलो मोना जी, नमस्ते। मैं नमस्ते। मिली हूँ मिस्टर विजय सक्सेना की असिस्टेंट। Where is the defense counsel? तुम जरा बाहर जाकर देखो, आते ही होंगे। जाओ। सर कहाँ थे आप? इतनी देर हो गई। जज साहब आ गए, अभी भी पूछ रहे थे। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ पता? जी हाँ, यही कि मोना जेके की लड़की है जो शहर का मशहूर डॉन है। ये तुम रखो और ठीक 4 बजे इसमें जिसका नाम लिखा है उसे कोर्ट में लेकर आओ। और ये बात याद रहे, न 4 बजे से पहले न 4 बजे के बाद, बल्कि ठीक 4 बजे। अंडरस्टैंड? ना गो। Sorry for the delay, Your Honor. It's okay. Are you ready? Yes, Your Honor. Then proceed. ले आओ भाई। ये क्या हो रहा है योर ऑनर? क्या हो रहा है मिस्टर विजय सक्सेना? What is this? योर ऑनर, मैं अदालत के कीमती वक्त में से सिर्फ 5 मिनट लेकर अदालत की तवज्जो इस केस के एक खास पहलू पर दिलवाना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। पाशा, तुम दरवाजे के पीछे जाओ। योर ऑनर, थोड़ी देर के लिए समझिए कि यह दरवाजा रोज अपार्टमेंट्स के 3rd फ्लोर फ्लैट नंबर 12 का है। और जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त ने आपको बताया कि खून वाली रात को 11:30 और 12:30 के बीच मेरी मुवक्किल मकतूल राजन को मिलने यहां आई। जैसे ही मेरी मुवक्किल दरवाजे के सामने आती हैं, वो दरवाजा बंद पाती हैं और दरवाजा बंद पाकर डोर बेल बजाती हैं। डोर बेल के बजाने पर राजन दरवाजा अंदर से खोलता है। योर ऑनर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर राजन ने दरवाजा अंदर से खोला तो मेरे मुवक्किल की उंगलियों के निशान दरवाजे पर आए कैसे? खैर, अगर मेरे फाजिल दोस्त कहते हैं कि उंगलियों के निशान दरवाजे पर हैं तो जरूर होंगे। योर ऑनर, अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए जैसे ही राजन अंदर से दरवाजा खोलता है, मेरी मुवक्किल रिवॉल्वर निकालकर 4 गोलियां उसके सीने में दाग देती है। लाश अंदर की तरफ गिरती है जहां से वो पाई गई थी। वो खून और वो लाश को देखकर मेरी मुवक्किल हड़बड़ा सी जाती है और उस हड़बड़ाहट में वो रिवॉल्वर उसके हाथ से गिर जाती है। ये क्या हो रहा है मिस्टर विजय सक्सेना?
योर ऑनर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि किसी ना किसी तरह ये रिवॉल्वर मेरे पैरों के पास गिरने के बजाय लाश के पैरों के पास गिरे जहां से वो पाई गई थी। लेकिन योर ऑनर, मेरी तमाम कोशिशों के बाद भी मैं नाकाम रहा। शायद मेरे फाजिल दोस्त कोशिश करें तो। राय मिस्टर इंद्रजीत। योर ऑनर, अब ये रिवॉल्वर लाश के पैरों के पास गिरेगी या नहीं गिरेगी, इसका फैसला मैं अदालत पर छोड़ता हूं। नो योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त जो कहने से डरते हैं, वो मैं कहता हूं कि वो पिस्तौल वहां गिर ही नहीं सकती। आप ये ड्रामा करके साबित क्या करना चाहते हैं? सिर्फ इतनी सी बात योर ऑनर कि वो पिस्तौल वहां गिरी नहीं बल्कि रखी गई थी, इंटेंशनली प्लांट की गई थी। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की बयान की हुई कहानी एक अलिफ लैला की कहानी लगती है। और जैसे कि मेरे फाजिल दोस्त ने बताया कि 19 नवंबर की रात मेरी मौकिल अपने घर से एक राजन नामी आदमी को मिलने के लिए निकली। योर ऑनर, ये टैक्सी में नहीं निकली बल्कि एक इंपोर्टेड गाड़ी में निकली ताकि सब इन्हें पहचान सके। वहां से सीधी ये एक पेट्रोल पंप पे गई। पेट्रोल पंप पर एक अटेंडेंट को 500 रुपए का नोट दिया ताकि वो भी इन्हें पहचान सके। वहां से गाड़ी लेकर के वो रोज अपार्टमेंट्स पहुंचती और रोज अपार्टमेंट्स के बिल्कुल सामने अपनी गाड़ी को पार्क करती हैं ताकि वहां भी लोग इन्हें पहचान सके। रोज अपार्टमेंट्स पहुंचने के बाद योर ऑनर, लिफ्टमैन को कहकर 3rd फ्लोर पर जाती हैं जहां फ्लैट नंबर 12 है ताकि लिफ्टमैन भी उन्हें पहचान सके। फ्लैट नंबर 12 की घंटी बजाती है। राजन दरवाजा खोलता है और वहां ये उसका कत्ल कर देती है। कत्ल करने के बाद योर ऑनर, ये रिवॉल्वर उठाती है, उस पर से अपनी उंगलियों के निशानात मिटाती है और रिवॉल्वर को लाश के पास रख देती है। बाकी जगहों से उंगलियों के निशान नहीं मिटाती ताकि पुलिस आए, मामूली सी इन्वेस्टिगेशन करे और सीधे इनके घर पहुंच जाए। योर ऑनर, इस पूरे प्रोसेस में ये अपने आप को बचाने की कोई कोशिश नहीं करती, बल्कि जगह जगह अपनी आइडेंटिटी के ऐसे ऐसे सबूत छोड़ जाती हैं कि कोई अंधा भी इसे आसानी से देख सके। योर ऑनर, ऐसा काम कोई पागल या सनकी ही कर सकता है, कोई होशमंद आदमी नहीं। और जहां तक मेरा ख्याल है योर ऑनर, किसी भी डॉक्टर ने मेरे क्लाइंट को पागल या सनकी साबित नहीं किया। लेकिन कत्ल तो हुआ है, और अगर कत्ल हुआ है योर ऑनर, तो कातिल भी होना चाहिए। यहां मैं इस केस के चंद ऐसे पहलू जिन पर अभी तक रोशनी नहीं डाली गई है योर ऑनर, अदालत के सामने रखने की इजाजत चाहता हूं। इसके लिए पहले गवाह के तौर पर रोज अपार्टमेंट्स के लिफ्टमैन शंभुनाथ को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। शंभुनाथ जी। जी सरकार। क्या तुम्हें उस रात की हर बात अच्छी तरह याद है? जी सरकार। तो अदालत को यह बताओ कि 11:30 और 12:30 के बीच उस बिल्डिंग में कौन कौन आया था? यही मेम साहब आई थी, 3रे माले पे चली गई थी। शंभुनाथ जी, आप इस मेम साहब को पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर रहे ना? नहीं सरकार। अच्छा, एक बात बताइए, इस मेम साहब से पहले और मेम साहब के बाद कोई और आया था इस बिल्डिंग में? मेम साहब के थोड़ी देर पहले एक लंबे से आदमी आए थे। उन्होंने ओवरकोट पहना था और टोपी पहनी हुई थी। वो सीधे 8वें माले पे चले गए। तुमने उन्हें देखा तो होगा? जिसे देखा मगर पहचान नहीं सका। क्यों? उन्होंने बड़ा सा कोट पहना हुआ था, टोपी के नीचे चेहरा छुपा हुआ था। अच्छा शंभुनाथ, क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुम उन्हें 8वें माले पर ही लेकर गए थे? जी सरकार। रोज अपार्टमेंट्स के 8वें माले पर कौन रहता है? एक सरदार जी की फैमिली रहती है। खुद सरदार जी दुबई में काम करते हैं। क्या तुमने उन्हें बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा था? नहीं। थैंक यू शंभुनाथ जी, आप जा सकते हैं। जी अच्छा। योर ऑनर, मेरी दूसरी गवाह हैं रोज अपार्टमेंट्स के 8वें माले पर रहने वाले सरदार जी की पत्नी मिसेस अमरजीत कौर, जिस रात आपकी बिल्डिंग में खून हुआ था। क्या उस रात आपको कोई मिलने आया था? कोई आदमी, कोई मेहमान? बाबूजी, पहले तो जाके आप अपना इलाज करवा लो, क्योंकि आप हर बात भूल जाते हो। आपको उस दिन भी बताया था कि जिस रात खून हुआ था हमारे घर में कोई मेहमान वहां नहीं आया था। बाबूजी, बात ये है
कि जब हमारे सरदार जी घर पे नहीं होते ना तो हम 10 बजे सो जाते हैं, और जब वो घर पे होते हैं तो हम सो ही नहीं सकते। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि वो सोने नहीं देते। अच्छा एक बात बताइए, जिस रात खून हुआ था उस रात आप कब सोई थी? दुर्फिट्टे मुंह, आपको बता तो दिया ना कि 10 बजे सोई थी, आप बार बार वही पूछे जा रहे हो। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। बड़े साहब जी नमस्ते। योर ऑनर, इन दो गवाहों की गवाही से यह बात साबित होती है कि कत्ल वाली रात को मुलजिमा के अलावा एक लंबा चौड़ा आदमी भी बिल्डिंग में आया था। इस लंबे चौड़े आदमी की आइडेंटिटी न होने के कारण से मैं अदालत की सहूलियत के लिए उसे मिस्टीरियस मैन के नाम से पुकारूंगा। लिफ्ट मैन शंभुनाथ का यह कहना है कि यह मिस्टीरियस मैन 8वें माले पर गया, लेकिन 8वें माले पर रहने वाली मिसेस अमरजीत कौर का कहना है कि उस रात उनके यहां कोई मेहमान भी नहीं आया, और यही बात उन्होंने कटहरे में खड़े रहकर भी कही थी। योर ऑनर, योर ऑनर, यह मिस्टीरियस मैन ना तो उस बिल्डिंग का रहने वाला है और ना ही बिल्डिंग से किसी ने उसे बाहर जाते हुए देखा है। तो सवाल यह पैदा होता है योर ऑनर, क्या इस मिस्टीरियस मैन को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? वो आखिर गया कहां? मैं प्रोसिक्यूशन से भी यही पूछना चाहूंगा योर ऑनर कि इस मिस्टीरियस मैन की आइडेंटिटी के बारे में इन्होंने पता क्यों नहीं लगाया है? उस आदमी को यहां पेश क्यों नहीं किया है? कहां छुपा के रखा है और क्यों छुपा के रखा है योर ऑनर? डिफेंस लॉयर इस अदालत में खामखा इस केस को उलझाने की कोशिश कर रही है योर ऑनर। अगर एक आदमी इस बिल्डिंग में आया भी था और उसे बाहर जाते किसी ने देखा भी नहीं, तो यह बात कहां से साबित होती है कि यह औरत कातिल नहीं? यह औरत कातिल है या नहीं योर ऑनर, इसका फैसला अभी अदालत ने नहीं किया, मगर मैं इस कहानी की तमाम गुमशुदा कड़ियों को जोड़कर अब अदालत के सामने असलियत पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मुलजिमा मीना दास गुप्ता के बिल्डिंग में दाखिल होने से जरा से पहले एक मिस्टीरियस आदमी बिल्डिंग में दाखिल होता है। ओवरकोट के कॉलर और फेल्ट हैट से अपने चेहरे को ढकता है ताकि ना उसे कोई देख सके ना ही पहचान सके। लिफ्ट लेकर वो सीधे 8वें माले पर जाता है और लिफ्टमैन को धोखा देने के लिए 8वें माले से 3रे माले पर आता है सीढ़ियों से, ताकि पूछने पर योर ऑनर लिफ्टमैन ये कह सके कि मुलजिमा मीना दास गुप्ता के अलावा 3रे माले पर कोई आया ही नहीं। उसके बाद योर ऑनर ग्लव्स पहन के वो डोरबेल का बटन दबाता है। मकतूल राजन जो इस वक्त अपने शिकार का इंतजार कर रहा है, यह समझकर कि मिसेस मीना दास गुप्ता के अलावा और कोई हो नहीं सकता, बेधड़क दरवाजा खोल देता है। वो मिस्टीरियस आदमी बिना एक लफ्ज कहे साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से 4 गोलियां मकतूल राजन के सीने में दाग देता है। फिर रिवॉल्वर लाश के पास रखता है, बड़े इत्मीनान से दरवाजे को बंद करता है और लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज के लिए इंतजार करता है, क्योंकि उसे यकीन है कि कुछ ही देर में मिसेस मीना दास गुप्ता 3rd फ्लोर के फ्लैट नंबर 12 में आने वाली है। उसका यह अंदाजा बिल्कुल ठीक निकलता है योर ऑनर। जैसे ही लिफ्ट की आवाज आती है ऊपर आने के लिए, वो सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरता है और लिफ्टमैन के ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचने से पहले बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। और इसी तरह योर ऑनर उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता कि बिल्डिंग में दाखिल होने से जरा से पहले एक मिस्टीरियस आदमी बिल्डिंग में दाखिल होता है। ओवरकोट के कॉलर और फेल्ट हैट से अपने चेहरे को ढकता है ताकि ना उसे कोई देख सके ना ही पहचान सके। लिफ्ट लेकर वो सीधे 8वें माले पर जाता है और लिफ्टमैन को धोखा देने के लिए 8वें माले से 3रे माले पर आता है सीढ़ियों से, ताकि पूछने पर योर ऑनर लिफ्टमैन ये कह सके कि मुलजिमा मीना दास गुप्ता के अलावा 3रे माले पर कोई आया ही नहीं। उसके बाद योर ऑनर ग्लव्स पहन के वो डोरबेल का बटन दबाता है। मकतूल राजन जो इस वक्त अपने शिकार का इंतजार कर रहा है, यह समझकर कि मिसेस मीना दास गुप्ता के अलावा और कोई हो नहीं सकता, बेधड़क दरवाजा खोल देता है। वो मिस्टीरियस आदमी बिना एक लफ्ज कहे साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से 4 गोलियां मकतूल राजन के सीने में दाग देता है। फिर रिवॉल्वर लाश के पास रखता है, बड़े इत्मीनान से दरवाजे को बंद करता है और लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज के लिए इंतजार करता है, क्योंकि उसे यकीन है कि कुछ ही देर में मिसेस मीना दास गुप्ता 3rd फ्लोर के फ्लैट नंबर 12 में आने वाली है। उसका यह अंदाजा बिल्कुल ठीक निकलता है योर ऑनर। जैसे ही लिफ्ट की आवाज आती है ऊपर आने के लिए, वो सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरता है और लिफ्टमैन के ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचने से पहले बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। वाह वाह वाह,
क्या कहानी है, फुल ऑफ सस्पेंस। योर ऑनर, मैं अपने दोस्त डिफेंस लॉयर की दाद देना चाहता हूं और इन्हें मुबारकबाद देता हूं कि ये एक अच्छे लॉयर होने के साथ साथ एक अच्छे कहानीकार भी हैं और उस पर इनका अंदाजे बयां, वाह, जादू सा असर रखता है योर ऑनर। जैसा कि मैं अदालत में इनकी पहले भी तारीफ कर चुका हूं कि एक निहायत ही अच्छे अदाकार, एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन योर ऑनर, ये एक बात भूल जाते हैं कि यह नाटक का स्टेज नहीं है, बल्कि यह कत्ल के केस की अदालती कार्रवाई है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती योर ऑनर कि ये अपनी लंबी चौड़ी दास्तान सुनाकर अदालत में साबित क्या करना चाहते हैं। एक सीधे साधे कत्ल के केस में एक फर्जी किरदार को शामिल करके अदालत को गुमराह क्यों करना चाहते हैं। योर ऑनर, हर कत्ल के मुकदमे का एक मोटिव होता है, एक बेसिक सवाल होता है कि कत्ल का मोटिव क्या है। लेकिन योर ऑनर, मुल्जिमा मीना दासगुप्ता के अलावा इस कत्ल के केस में किसी का कोई मोटिव नहीं था और यह बात मैं अदालत के सामने पहले भी साबित कर चुका हूं। फिर मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि मेरे फाजिल दोस्त अदालत का वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपने फाजिल दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने मुझे एक अच्छे कहानीकार के साथ साथ एक अच्छा अदाकार भी माना है। मगर मेरे फाजिल दोस्त को मेरी एक्टिंग परफॉर्मेंस से ज्यादा मेरे जिरा के कानूनी नुक्तों पर ध्यान देना चाहिए। रही कहानी की बात, तो मैं ये साबित करूंगा योर ऑनर कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। और वो मिस्टीरियस आदमी जिसके बारे में मैं अदालत को पहले भी बता चुका हूं, वो ना तो कोई फर्जी किरदार है, ना ही मेरे ख्यालों की पैदावार, बल्कि एक ठोस और जिंदा हकीकत है। और इसे साबित करने के लिए योर ऑनर, मैं दीपक दासगुप्ता को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डिफेंस लॉयर शायद ये बात भूल रहे हैं कि थोड़ी देर पहले उन्होंने अदालत में यह बात साबित की है कि शौहर को बीवी के खिलाफ अदालत में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता और अब ये खुद अदालत से कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाजत मांग रहे हैं। योर ऑनर, डिफेंस अपने क्लाइंट को बचाने के लिए किसी भी डिफेंस का सहारा ले सकता है। यह मेरा कानूनी हक है, इट्स माय प्रिविलेज योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप गवाह को पेश कर सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। ये आप क्या कर रहे हो विजय साहब? मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। मगर आप तो जानते हैं कि मैं गीता की कसम खाकर झूठ नहीं बोल सकता हूं। तो मैंने आपसे झूठ बोलने के लिए कब कहा है? आप सच बोलिए, सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ भी नहीं। मगर घबराइए मत, आपका सच ही मेरे क्लाइंट की डिफेंस का सबसे बड़ा मोहरा है और मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। कम ओके। मिस्टर दीपक दासगुप्ता, कत्ल वाली रात को अपनी बीवी के हर मूवमेंट्स के बारे में आप अदालत को बताएं। उनकी डिफेंस के लिए क्या यह बताना जरूरी है? मेरे ख्याल में उनकी डिफेंस के लिए यह बताना बहुत ही जरूरी है। योर ऑनर, कत्ल वाली रात के 2-4 दिन पहले से ही वो कुछ परेशान नजर आ रही थी। ये बात मैंने नोट जरूर की, लेकिन उससे कुछ पूछा नहीं। हाँ, कत्ल वाली रात को एक फोन आया था जो मैंने भी सुना। वो फोन किसका था? उसके पहले पति राजन का, जो उसे 5 लाख के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। फोन सुनने के बाद आपने अपनी पत्नी से उसके बारे में पूछा तो जरूर होगा। जी नहीं, उसने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए मैंने भी उससे कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। आपने उससे कुछ पूछना क्यों मुनासिब नहीं समझा? आखिर वो आपकी पत्नी थी। जब वो खुद ही मुझे कुछ बताना नहीं चाहती थी तो मैंने भी उसका भरम कायम रखना चाहा। यू सी, हमारी शादी एक परफेक्ट मैरिज है और एक छोटी सी बात के लिए मैं उसे ब्रेक नहीं करना चाहता था। फिर क्या हुआ? इसी टेंशन में मेरे सर में दर्द होने लगा। जब मैंने मीना से कहा तो वो मेरे लिए गर्म दूध लेने चली गई, लेकिन गर्म दूध में उसने 2-3 स्लीपिंग पिल्स डाल दी थी जो इत्तेफाक से मैंने देख ली। इसलिए मैंने दूध नहीं पिया और यूं प्रिटेंड करने लगा जैसे कि मैं सो रहा हूं। ये देखकर वो कपड़े बदल कर बाहर चली गई।
मैं जानता था कि वो कहां जा रही है, इसलिए उसके जाने के बाद मैं उठा और उसके पीछे हो लिया। मिस्टर दासगुप्ता जी। अगर आपको उसका भ्रम कायम रखना ही था और उस ब्लैकमेलर के बारे में भी आप सब कुछ जानते थे, तो फिर आपने उसका पीछा करना शुरू क्यों किया? मैं पूछता हूं मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं जिससे मेरी बीवी का केस? देखिए मिस्टर दासगुप्ता, सवाल करना मेरा काम है और जवाब देना आपका। आपने उसका पीछा करना क्यों शुरू किया? उसकी हिफाजत के लिए, उसकी रखवाली के लिए। आधी रात के समय वो 5 लाख की रकम लेकर एक ब्लैकमेलर के पास जा रही थी। कोई अनहोनी भी हो सकती थी। फिर क्या हुआ? जब मैं रोज अपार्टमेंट्स के सामने पहुंचा तो मैंने मीना को परेशानी की हालत में बिल्डिंग से बाहर भागते हुए देखा। वो अपनी गाड़ी में बैठी और उसने गाड़ी स्टार्ट की। जब मुझे एहसास हो गया कि उसे मेरी हिफाजत की कोई जरूरत नहीं, मैंने गाड़ी घुमाई और सीधा घर चला आया। थोड़ी देर बाद जब मीना घर लौटी और उसने मुझे उसी तरह सोता हुआ देखा तो चुपचाप कपड़े बदलकर मेरे पास लेट गई। मिस्टर दीपक दासगुप्ता, मुझे बेहद खुशी है कि आपने अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर वक्त, हर जगह और हर तरह की कोशिश की। यहां तक कि अदालत में भी आपने 99% सच बोला है। What do you mean? मैंने 100% सच बोला है। मैं झूठ बोल नहीं सकता, योर ऑनर। और फिर गीता पर हाथ रखकर कसम खाने के बाद झूठ बोलने का सवाल ही कहां पैदा होता है? मिस्टर दासगुप्ता, आपने सोचा कि आटे में नमक बराबर झूठ बोलने से सच बोलने की कसम पर तो असर पड़ ही नहीं सकता, और वो रत्ती भर झूठ किसी बेगुनाह की जिंदगी को मौत में बदल सकता है। इस रत्ती भर झूठ से फांसी का फंदा आपकी पत्नी के गले में पड़ता है, और उस रत्ती भर सच से वही फंदा घूम के आपके गले में। What rubbish! क्या बकवास कर रहे हैं आप? आखिर आपका मतलब क्या है? असल वाकयात की सही शक्ल मैं आपको बताता हूं। यह सच है कि मकतूल राजन का फोन आपने भी सुना। यह भी सच है कि आपकी पत्नी ने दूध में नींद की गोलियां डाली। यह भी सच है कि उस दूध को आपने नहीं पिया। यह भी सच है कि रात के अंधेरे में आपकी पत्नी मकतूल राजन को मिलने गई थी। और यह भी सच है कि आपने अपनी पत्नी का पीछा किया। लेकिन यह झूठ है कि आप अपनी पत्नी के बाद वहां पहुंचे, क्योंकि योर ऑनर, असल बात तो यह है कि मिस्टर दासगुप्ता अपनी पत्नी से बहुत पहले वहां पहुंच चुके थे। What are you talking, मिस्टर सक्सेना? जब मैं अपनी पत्नी के निकलने के काफी देर बाद घर से निकला तो उससे पहले वहां कैसे पहुंच गया? एग्जैक्टली मिस्टर दासगुप्ता, मैं जानता था कि आप मुझसे यह सवाल जरूर करेंगे। मकतूल राजन के फोन को सुनने के बाद आप यह यकीन से जानते थे कि किसी ना किसी बहाने आपकी पत्नी मकतूल राजन को मिलने रात को वहां जरूर जाएगी। आप गैरेज में गए, पाइप के सहारे आपने उस गाड़ी में से पेट्रोल निकाला ताकि आने जाने में आपकी पत्नी को पेट्रोल पंप जाना पड़े पेट्रोल लेने के लिए। और उसी दौरान अपनी पत्नी के वहां पहुंचने से पहले आप वहां पहुंच गए ताकि आप राजन का खून कर सके। एंड मिस्टर दासगुप्ता, आपने ठीक वैसे ही किया। मैं पूछता हूं आपके पास क्या सबूत है कि मैंने अपनी पत्नी की गाड़ी में से पेट्रोल निकाला और उसके पहले पति राजन का कत्ल किया? सबूत अच्छी तरह याद कीजिए मिस्टर दासगुप्ता। उस दिन जब मैं आपके गैरेज में आपकी पत्नी की गाड़ी पर नजर डालने गया तो मुझे वहां पेट्रोल से भरे हुए 2 कैन और 1 प्लास्टिक पाइप मिली। मिस्टर दासगुप्ता, शहर में पेट्रोल की कोई ऐसी कमी तो है नहीं कि पेट्रोल को कैन्स में रिजर्व रखा जाए। वो तो हर वक्त और हर जगह अवेलेबल है। और जहां तक मेरा ख्याल है मिस्टर दासगुप्ता, पेट्रोल को कैन्स में रखना कोई भी अपने घर में पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये बेवकूफी भी है और खतरनाक भी। योर ऑनर, कैन्स वहां इसलिए पड़े थे क्योंकि मिस्टर दासगुप्ता ने उस प्लास्टिक पाइप के सहारे अपनी पत्नी की गाड़ी से पेट्रोल निकाला ताकि इनकी पत्नी को उस रात पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए रुकना पड़े और ये अपनी पत्नी से पहले रोज अपार्टमेंट्स पहुंच सके। आपने ओवरकोट के कॉलर और फेल्ट हैट में अपना चेहरा छुपा रखा था ताकि लिफ्टमैन भी आपकी शक्ल न पहचान सके। इतना ही नहीं मिस्टर दासगुप्ता,
लिफ्टमैन को गुमराह करने के लिए आप सीधे तीसरे फ्लोर पर नहीं गए, बल्कि लिफ्ट के जरिए पहले 8वें फ्लोर पर गए। फिर सीढ़ियों के रास्ते उतरकर तीसरे फ्लोर पर आए। ग्लव्स वाले हाथों से कॉल बेल का बटन दबाया। मकतूल राजन, जो उस वक्त आपकी बीवी का इंतजार कर रहा था, उसने दरवाजा खोला। साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से आपने उसके सीने पर 4 गोलियां चलाई। अपनी बीवी को कत्ल के इल्जाम में फंसाने के लिए उस रिवॉल्वर को लाश के पास रखा, दरवाजा बंद किया और लिफ्ट के ऊपर आने के सिग्नल का इंतजार करने लगे, क्योंकि आप जानते थे कि आपकी बीवी कुछ ही मिनट्स में वहां पहुंचने वाली है। जैसे ही आपने लिफ्ट के स्टार्ट होने की आवाज सुनी, आप सीढ़ियों के रास्ते से भागे और जब तक लिफ्ट आपकी बीवी को तीसरे फ्लोर पर पहुंचाकर वापस ग्राउंड फ्लोर पर आती है, तब तक आप बिल्डिंग से बाहर निकल जाने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी तरह योर ऑनर, बिल्डिंग से बाहर जाते हुए इन्हें लिफ्टमैन ने भी नहीं देखा और ये अपने पत्नी से पहले घर भी पहुंच गए। इनकी पत्नी को पल भर के लिए भी यह शक नहीं हुआ कि ये उठे होंगे और बाहर गए होंगे, बल्कि उसे तो यकीन था कि नींद की गोलियों का असर तो सुबह तक रहेगा। यानी कि अभी अभी जो कहानी आपने अदालत में सुनाई, उसके मुताबिक आप ये कहना चाहते हैं कि वो मिस्टीरियस आदमी मैं हूं? एग्जैक्टली मिस्टर दासगुप्ता, मैं ये सिर्फ कह नहीं रहा हूं, बल्कि दावे के साथ ये कहता हूं कि कातिल आप हैं। यू आर द रियल मर्डरर मिस्टर दासगुप्ता, और आपके सिवा कातिल और कोई हो ही नहीं सकता। फैंटास्टिक मिस्टर डिफेंस लॉयर, फैंटास्टिक। अब आप अदालत को यह बताएंगे कि कत्ल के पीछे मेरा मोटिव क्या था? जरूर मिस्टर दासगुप्ता, वेल जरूर। मैं आपकी यह भी हसरत पूरी करूंगा। योर ऑनर, मोटिव के मसले को साफ करने के लिए मैं मिस्टर दासगुप्ता को 5 मिनट के लिए अपनी जगह पर जाने के लिए कहूंगा और अपने दूसरे गवाह को यहां बुलाने की इजाजत चाहूंगा। कैरी ऑन, रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। योर ऑनर, मेरे दूसरे गवाह हैं गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर त्यागी। पिछले सोमवार 4 बजे मिस्टर दीपक दासगुप्ता के ऑफिस से जो अपॉइंटमेंट ली गई थी, क्या आप बता सकते हैं वो किसके नाम की थी? सॉरी, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ये मेरे पेशेंट के बारे में प्रिविलेज इंफॉर्मेशन है। ओके, आई विल पुट इट इन अ डिफरेंट वे। क्या ये अपॉइंटमेंट मिसेस मीना दासगुप्ता के लिए थी? आई विल से नो। ऑल राइट डॉक्टर त्यागी, मैं आपसे आपके पेशेंट का नाम या पता नहीं पूछूंगा, लेकिन नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट बताने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वो अपॉइंटमेंट एक नौजवान लड़की के लिए थी जो 3 महीने की प्रेगनेंसी लिए हुए थी और अबॉर्शन कराना चाहती थी। क्या वो लड़की शादीशुदा थी या? नो, शी इज अनमैरिड। थैंक यू डॉक्टर त्यागी, यू मे गो। मिस्टर दीपक दासगुप्ता प्लीज। अब आप अदालत को बताएंगे मिस्टर दासगुप्ता कि वो नौजवान लड़की कौन है जो बिना शादी किए हुए 3 महीने से प्रेग्नेंट है और आप डॉक्टर त्यागी से जिसका अबॉर्शन करवाना चाहते हैं। What rubbish are you talking, Mr. विजय सक्सेना? ये मैं कैसे बता सकता हूं? मैंने डॉक्टर त्यागी से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया। लेकिन अभी अभी डॉक्टर त्यागी ने आपके सामने अंडर ओथ ये कहा कि सोमवार शाम के 4 बजे वो अपॉइंटमेंट आपके ऑफिस से ली गई थी। मेरे ऑफिस का फोन इस्तेमाल करके कोई भी अपॉइंटमेंट ले सकता है, आगे मैं क्या जानूं? आगे आप कुछ जाने या न जाने, लेकिन मैं इस अदालत में यह बात बताऊंगा कि वो अपॉइंटमेंट आपके ऑफिस से किसके लिए ली गई थी और किसने ली थी। योर ऑनर, मैं अदालत के सिर्फ 2 मिनट चाहूंगा। मिस मिली,
विश्वासघात किया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तेरे लिए खून किया। I'll kill her! I'll kill! Arrest him! I said arrest him! Your Honor, इस कत्ल के मुकदमे पर फाइनल पर्दा गिराने से पहले मैं इस केस के कुछ मिसिंग कड़ियां आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मिस्टर दीपक दासगुप्ता एक अय्याश किस्म के आदमी है, अ हैबिचुअल वुमनाइजर, योर ऑनर, जो एक औरत के साथ एक वक्त नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी सोसाइटी में इन्होंने अपना नाम और इज्जत बनाए रखी, क्योंकि ये अपने पैसे के दम पर हर ऐप को दबा सकते थे। ये मिसेस मीना से भी शादी नहीं करना चाहते थे अगर मीना इनके सामने सरेंडर कर देती, लेकिन मीना ने ऐसा नहीं किया और इन्हें मिसेस मीना से शादी करनी पड़ी। योर ऑनर, शादी के चंद रोज बाद इनका दिल मीना से उठ गया और उसी दौरान मिस मोना नाम की लड़की इनकी जिंदगी में आई। योर ऑनर, मिस मोना अंडरवर्ल्ड के डॉन मिस्टर जेके की लड़की है। मिस्टर दासगुप्ता से मिलने के बाद मिस मोना गर्भवती हो गई और मिस्टर दासगुप्ता इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि अगर जेके को इस बात का पता चल गया तो इनके लिए वो जीना मुश्किल कर देगा। ये मिसेस मीना को अपनी जिंदगी से निकालने का सोच ही रहे थे कि इत्तेफाकन 19 नवंबर की रात को इन्होंने मकतूल राजन का फोन सुन लिया और उसी वक्त, योर ऑनर, उसी वक्त इनके चालाक दिमाग ने एक फुल प्रूफ स्कीम तैयार कर ली। इन्होंने अपनी पत्नी के पिस्तौल को लेकर राजन का खून कर दिया, उस पिस्तौल को लाश के पास प्लांट कर दिया, योर ऑनर, और उसके आगे के वाकयात से यह अदालत अच्छी तरह वाकिफ है। दैट्स ऑल, योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में यह अदालत मीना दासगुप्ता को बेकसूर पाते हुए उन्हें कत्ल के मुकदमे से बाइज्जत बरी करती है और यह हुक्म देती है कि दीपक दासगुप्ता को हिरासत में लिया जाए और उन पर राजन के कत्ल करने के जुर्म में मुकदमा चलाया जाए। सर, मिस मोना ने तो हमें कुछ नहीं बताया, तो जब आपने मुझे उन्हें ठीक 4 बजे कोर्ट पे लाने को कहा, क्या आप जानते थे कि मिस्टर दीपक दासगुप्ता उन्हें देखकर टूट जाएंगे और इकबाल जुर्म कर लेंगे? नहीं मिली। मिस्टर दीपक दासगुप्ता के अगेंस्ट मेरे पास कभी भी कोई भी ठोस सबूत था ही नहीं और उनसे इकबाल जुर्म कराना भी बहुत जरूरी था। इसलिए अंधेरे में मैंने एक तीर छोड़ा और लकीली वो तीर निशाने पे जा बैठा। मेन पॉइंट तो यह है मिली कि यह कत्ल वही कर सकता था जिसके हाथ रिवॉल्वर तक आसानी से पहुंच सके और दीपक दासगुप्ता के अलावा और कौन हो सकता था? Sir, don't you think this is a quadruple quotient of a judicial juxtaposition of a hallucinatory homicide culminating in a catharsis of conscience? You're right. Huh?